नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीपैट संडे क्विज के 94 पार्ट्स को देखने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये एमपीएससी फार्मेसी एग्ज़ाम का भी जो प्रिपरेशन है उसका पार्ट 1 होगा। ये बहुत खास पार्ट है, तो इसमें हमने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। ये सेशन जीपैट वालों को भी काम में आएगा और जो लोग एमपीएससी फार्मेसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके भी काम आएगा दोस्तों। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे पूछा है, इन अल्कोहलिक प्रिपरेशन हाउ मच परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल शाल बियर ऑन द लेबल स्टेटमेंट शोइंग द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन टर्म्स ऑफ एवरेज परसेंटेज बाय वॉल्यूम इन फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा अल्कोहलिक प्रिपरेशन का, उसमें कितना अल्कोहल होना चाहिए ताकि उसके लेबल के स्टेटमेंट पे हम उसे शो करें। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है लेस देन 30% बाय वॉल्यूम, सेकंड ऑप्शन है मोर देन 30% बाय वॉल्यूम, थर्ड ऑप्शन है लेस देन 3% बाय वॉल्यूम या फिर मोर देन 3% बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, जो परसेंट बाय वॉल्यूम में यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है वो है मोर देन 3% बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी को सही करेंगे हम। तो देखिए, जब ये अल्कोहलिक प्रिपरेशन के अंदर अल्कोहल जो है 3% बाय वॉल्यूम से भी ज़्यादा होगा, तभी हम इसके लेबल पे इसका जो भी अल्कोहल कंटेंट है उसको यहाँ पे हम मेंशन करेंगे उसके लेबल के स्टेटमेंट में। ठीक है, तो ये लेबलिंग के ऊपर वीडियो है, तो आपने ये ध्यान रखिएगा 3% बाय वॉल्यूम से भी ज़्यादा अगर अल्कोहल हो तो अल्कोहलिक प्रिपरेशन के ऊपर के लेबल पे हमने उसे शो करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे सवाल, इन होम्योपैथिक मेडिसिन्स हाउ मच कंटेंट ऑफ इथिल अल्कोहल इन द कंटेनर इज नॉट नेसेसरी टू स्टेट ऑन द लेबल। देखिए, कितना ml का ये इथिल अल्कोहल जो होगा, अगर उससे कम होगा तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर उसके लेबल के ऊपर उसको मेंशन करने की। ठीक है, तो क्वांटिटी हमें बताना ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, लेस देन 30 ml, लेस देन 50 ml, लेस देन 100 ml या फिर लेस देन 70 ml। तो कितने ml से कम अगर अल्कोहल होगा होम्योपैथिक मेडिसिन में तो हमें उस कंटेंट ऑफ अल्कोहल को कंटेनर पे लेबल पे मेंशन करना ज़रूरी नहीं होगा। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ये ऑप्शन ए लेस देन 30 ml यहाँ से सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो जब अगर 30 ml से ज़्यादा अल्कोहल होगा होम्योपैथिक मेडिसिन में तभी हम इसके लेबल पे उसे मेंशन करेंगे, लेकिन अगर 30 ml ऑफ अल्कोहल कम होगा, 30 ml से भी कम होगा अगर अल्कोहल होम्योपैथिक मेडिसिन में, तो उसे वहाँ पे लेबल पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंशन ऑन द लेबल। ठीक है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए था। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, द पोटेंसी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्रेस्ड इन। देखिए, यूनिट बताइएगा जो होम्योपैथिक मेडिसिन की पोटेंसी बताए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है डेसिमल, सेंटेसिमल, मिलीसिमल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पोटेंसी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो एक्सप्रेस की जाती है डेसिमल में, सेंटेसिमल में, मिलीसिमल में। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, डे, सेंटे एंड मिलीसिमल ये सब सिमिलर है। तो सिमल यानी होम्योपैथिक मेडिसिन में हम इस तरीके से यूनिट को पोटेंसी मेजर करने के काम आएंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है दोस्तों, विच सिंबल इज डिस्प्लेस्ड conspicuously on the label of medicines for internal use if contains a drug specified in Schedule H and comes within purview of the Narcotics and Psychotropic Substances Act 1985। देखो, उस कौन सा सिंबल लिखना है ऐसे मेडिसिन जो इंटरनल यूज के काम आ रहे हैं और जो ड्रग शेड्यूल एच के भीतर आ रहे हो और साथ ही साथ में कम्स विद इन परव्यू ऑफ नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंदर भी आ रहे हो। देखो, शेड्यूल एच एंड नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में जो ड्रग आ रहे हैं उसके ऊपर कौन सा सिंबल होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में ऊपर के दिशा में कॉर्नर में होता है वो सिंबल। तो RX होगा, NRX होगा, XRX होगा या फिर एनी ऑफ द अबव चलेगा। तो देखिए, जब शेड्यूल एच होता है ना तो सिर्फ RX लिखना होता है, जब शेड्यूल एक्स एंड नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की बात आती हो तो NRX लिखना है। ठीक है, ये ऑप्शन बी सही होगा। और XRX कब लिखोगे,
जब ड्रग शेड्यूल एक्स के अंडर आएगा तब XRX लिखना है, ठीक है। और सिर्फ शेड्यूल एच रहेगा तो RX लिखेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे NRX होगा क्योंकि ये नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के इसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है शेड्यूल एच के साथ में, तो NRX लिखना है। ये पूरा रेड से लिखना होता है दोस्तों, रेड इंक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है मेडिसिन सप्लाइड अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शाल बी लेबल्ड विथ। तो देखियो अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन है, अगर कोई मेडिसिन सप्लाई किया जा रहा है अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर, तो उसके ऊपर में आपने क्या क्या लिखना है वो बताना है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ पेशेंट एंड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, सीरियल नंबर ऑफ एनी एंट्री इन द प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो भी अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन आप मेडिसिन सप्लाई कर रहे हो RMP के तहत रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के बारे में दिया हुआ ये प्रिस्क्रिप्शन होगा, तो उसके अगेंस्ट आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन उसमें लेबल होना चाहिए, ठीक है। सप्लायर का भी नाम और एड्रेस होना चाहिए, पेशेंट का नाम और कितना क्वांटिटी में मेडिसिन दिया जा रहा है, और उसकी जो एंट्री है प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर के अंदर उसका सीरियल नंबर भी होना चाहिए। तो ये ऑल ऑफ द अबव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, देखो ऐसे सवालों के जवाब आप दे सकते हो, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो कंफ्यूजन में इस सवालों के जवाब आसान होकर भी गलत हो सकते हैं। तो एक बार हमें इसकी जानकारी मिल जाए तो हम कैसे भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और आसानी से सही जवाब को टिक करेंगे बड़े आत्मविश्वास के साथ, तो हमारा स्कोर भी बढ़ेगा। नेक्स्ट सवाल है हेयर डाइज, ठीक है, हम डाई लगाते हैं ना हेयर को, तो वो हेयर डाइज कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स विच मे कॉज स्किन इरिटेशन एंड सीरियस inflammation of the skin in the same cases, and so a preliminary test is carried out to determine whether or not special sensitivity exists, and this test should however be carried out। देखिए जब भी हम हेयर डाई लगाते हैं, किसी को एलर्जी होता है, स्किन का बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है स्किन के साथ, तो उसे अवॉइड करने के लिए कुछ प्रिलिमिनरी टेस्ट करना होता है, ठीक है। जैसे कान के पीछे लगाना, उसका थोड़ा सा डाई लगाना, या फिर हमारे बगल में डाई को लगाना, थोड़ी देर रखना उसको आधे घंटे के लिए। तो इरिटेशन होता है तो उसे वो पर्सन नहीं लगाएगा, और अगर होता नहीं है इरिटेशन तो वो लगा सकता है बालों में, ठीक है। तो वो जो टेस्ट है प्रिलिमिनरी टेस्ट जो सेंसिटिविटी चेक कर रही है, स्पेशल टेस्ट जो है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कैसा रहना चाहिए, कैरिड आउट कैसे आप लगाओगे। तो यहाँ पे देखो, बिफोर द फर्स्ट एप्लीकेशन ओनली, पहले एप्लीकेशन के पहली बार ही लगाना जरूरी है, या फिर बिफोर एवरी अल्टरनेट एप्लीकेशन, पहले बार लगाना है फिर दूसरे बार नहीं किया तो चलेगा, फिर तीसरी बार टेस्ट करना है, चौथी बार किया तो नहीं चलेगा, पांचवी बार करना है, या फिर बिफोर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन, आप जब भी डाई करना चाहो तो उसके पहले आपने ये टेस्ट करना जरूरी है, या फिर बिफोर द एप्लीकेशन टू द आईब्रोज एंड आई लैशेस ओनली। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा दोस्तों, देखो आप जब भी हेयर डाई लगाते हो ना, तो उसके लगाने के हर बार पहले आपको वो टेस्ट करना जरूरी होता है, बिफोर ईच एंड एवरी एप्लीकेशन, ठीक है। कान के पीछे या फिर बगल में उसको लगा के रखना है आधा घंटा, अगर कुछ नहीं होता है तभी वो आपके लिए सेफ है, ठीक है। पहली बार भी अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं आया है तो ऐसा नहीं कि दूसरी बार लगा लिया ऐसे ही, तो दूसरी बार भी टेस्ट करना है, तीसरी बार भी, बार बार टेस्ट करना ही है, ठीक है। और ये जो डाई होते हैं एयरड्राइज, वो आईब्रोज और आई लैशेज को नहीं लगाए जाते दोस्तों, इसमें ब्लाइंडनेस आने के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो एप्लीकेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, तो याद रखिएगा ईच एंड एवरी एप्लीकेशन के पहले आपने उस टेस्ट को करना ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की जो PDF मेंबरशिप है उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों। ये कंट्रीब्यूशन आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से कर सकते हो, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल PDF के फॉर्म में मिलता रहेगा दोस्तों, और इसे हर वीकली बेस पर अपडेट भी किया जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बार बार हम बनाते रहेंगे। काफ़ी हद तक आपके लिए यहाँ पे हार्डवर्क लिया जाएगा, आपको सारे क्वेश्चंस जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसको ट्रिक्स के सहारे आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा, ताकि आने वाले आपके जो भी करियर गोल है उसको आप इजीली अचीव कर पाए दोस्तों। हमारी पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से यहाँ पे मेहनत आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ में भी इन वीडियोज़ को शेयर करना है, और उनको इस मेंबरशिप के बारे में भी इत्तला करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शाल बी शोन ऑन द लेबल ऑफ ऑफ्थैल्मिक सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन
कंटेनर्स, ठीक है। तो ऑफ्थैल्मिक के जो भी सॉल्यूशन सस्पेंशन है उसके ऊपर कौन सा स्टेटमेंट होना जरूरी है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, या फिर होता है वो बताना है। तो ऑप्शन है नॉट फॉर इंजेक्शन, नेक्स्ट है नेम एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज्ड, नेक्स्ट है यूज द सॉल्यूशन विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी हमारे आई ड्रॉप्स वगैरह होते हैं, सस्पेंशंस होते हैं, तो उस पर क्या स्टेटमेंट्स होना जरूरी है दोस्तों। देखो वो तो इंजेक्शन के लिए नहीं होता है, वो आंखों में डालने के लिए होता है, तो ये नॉट फॉर इंजेक्शन उस पर लिखा हुआ होता है दोस्तों। नेक्स्ट है नेम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज, जो भी आप उसके अंदर प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हो उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका नाम उस पर मेंशन करना जरूरी है। और नेक्स्ट, एक बार आप उसको खोलते हो, उसके नोजल को एक बार आप ओपन कर देते हो, तो ओपन करने के बाद वो ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक ही आप यूज कर सकते हो, ना कि उसकी एक्सपायरी डेट। उसकी एक्सपायरी डेट और साल भर रहेगी, लेकिन आपने उसको एक बार ओपन कर लिया तो आपने उसको 1 मंथ ही यूज करना है। ओपन करने के बाद में 1 मंथ ही यूज कर सकते हो, उसके बाद उसे फेंक देना है, ठीक है। तो यहाँ से सही जवाब होगा ये ऑल ऑफ दी अबव, ये ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशंस के ऊपर लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट है वार्निंग फॉर शेड्यूल एफएफ प्रिपरेशन इज, एफएफ प्रिपरेशन के ऊपर कौन सा वार्निंग होता है या होना चाहिए वो बताइएगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है, इफ इरिटेशन परसिस्ट और इंक्रीजेस डिसकंटिन्यू द यूज एंड कंसल्ट फिजिशियन, या फिर डू नॉट टच द ड्रॉपर टिप और अदर डिस्पेंसिंग टिप टू एनी सरफेस सिंस दिस में कॉन्टामिनेट द सोल्यूशन, तो बोथ एंड बी, ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखो पहले तो शेड्यूल डबल एफ जो है एफ एफ, वो किसके बारे में है, तो वो है स्टैंडर्ड फॉर ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशंस, जो भी आंखों में डालने के काम के प्रिपरेशंस है ऑफ्थैल्मिक, तो उसमें ये शेड्यूल एफ एफ कवर कर लेता है ऐसे प्रिपरेशंस को। तो आंख में जब आप कोई दवा डालते हो तो उस पर ये वार्निंग होना ज़रूरी है कि उसमें अगर इरिटेशन हो रहा है और वो इंक्रीज हो रहा है या फिर वैसे ही परसिस्ट कर रहा है, तो आपने उसका इस्तेमाल रुका देना है, और अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे वार्निंग, डू नॉट टच द ड्रॉपर टिप, जहाँ से वो उसकी बूंद गिरती है वहाँ पे आपने हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि उससे कॉन्टेमिनेशन हो सकता है, या फिर उस टिप को किसी भी सरफेस पे नहीं लगाना है, ठीक है। तो उससे वो सोल्यूशन खराब हो सकता है, कॉन्टेमिनेट हो सकता है। तो यहाँ से बोथ ए एंड बी दोनों सही होगा दोस्तों। ये दोनों वार्निंग शेड्यूल एफ एफ प्रिपरेशन पे होना जरूरी है। तो शेड्यूल एफ एफ प्रिपरेशन को याद रखिएगा पहले, ये ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन के लिए है ना, वरना तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पे लेबलिंग ऑफ शेड्यूल ओ प्रिपरेशन बियर्स, शेड्यूल ओ के प्रिपरेशन में कौन सा लेवल होना जरूरी है। तो ऑप्शन देखो, ग्रेड, टाइप एंड RW कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट, मेथड ऑफ यूज, या फिर सिंबल डिपिक्टिंग द हेड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, या फिर बोथ ऑफ ए एंड बी ओनली। तो शेड्यूल ओ क्या होता है, तो ओ जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए होता है दोस्तों। डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के प्रिपरेशंस जो भी है, तो उसका जो भी क्वांटिटी होता है वो उस पर लिखा हुआ ज़रूरी है, उसके लेबल पे। उसका ग्रेड, टाइप एंड RW कोएफिशिएंट भी उस पर होना ज़रूरी है, और उसका जो मेथड ऑफ यूज़ है ना, उसको भी वहाँ पे लिखा हुआ होना ज़रूरी है। और ये जो है ऑप्शन सी, सिंबल डिपिक्टिंग द हेड ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, ये वहाँ होना चाहिए जो डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए जो प्रिपरेशन बने हुए हैं, जो ह्यूमन के लिए नहीं है, एनिमल के लिए है, उस पे ये एनिमल्स के हेड को डिपिक्ट करना ज़रूरी है दोस्तों, ताकि समझ में आए कि ये एनिमल के लिए, ह्यूमन के लिए नहीं है। तो शेड्यूल ओ के लिए यहाँ पे 2 ही लेवल आपको करना है, ग्रेड, टाइप एंड RW कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड मेथड ऑफ यूज, और उसका क्वांटिटी भी होता है। तो बोथ ए एंड बी ओनली यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है, दरखास्त है, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। और ट्रस्ट मी, हम आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को निकाल के लाएंगे, अच्छे अच्छे पॉइंट्स को आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए और आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिले दोस्तों। एक अकेला थक जाएगा, साथी हाथ बनाना, तो यहाँ पे हमारी तरफ से भी आपको हेल्प मिलेगा, और आप खुद भी सेल्फ प्रिपरेशन करोगे तो आपका जो प्रिपरेशन का मटेरियल है वो बढ़ेगा, और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और आप एग्ज़ाम में गोल को अचीव कर पाओगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।